नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग बिहार दरोगा के लिए द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 4 का टेस्ट सीरीज लगा रहे थे, उसमें हम लोगों ने अब तक 20 टेस्ट सीरीज कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग करेंगे 21। इसमें कुल 30 है, तो हम लोग इसको ख़त्म करेंगे जल्दी से जल्दी। और फिर एक और बुक है आप लोगों के लिए लाया हुआ है, उसको भी स्टार्ट करना है। तो परीक्षा में अब हम लोग का मात्र शेष 10 दिन बच गए हैं। तो हम लोग जितने भी है टॉपिक वगैरह जो भी है करेंट अफेयर्स जितने भी है वो आज सब आपको स्टार्ट कर दिया जाएगा। लास्ट हमारा ये तैयारी रहेगा, केवल प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये टेस्ट सीरीज। पहला क्वेश्चन देखिए आपका है, कह रहा है शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल निम्न में से कौन सा है। तो इसमें हो जाएगा आपका भीमबेटका। ये आपका पड़ जाता है कहाँ, मध्य प्रदेश में, एमपी में है। और बिहार का एक और आता है कि कौन सा ऐसा जगह है जो बिहार के पुरातात्विक स्थल है, तो वो चिरांद आता है। चिरांद आपका पड़ जाता है सारण जिला में, ठीक है, चिरांद है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हमारा हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा आपका हुइस्क सबसे पहले है। उसके बाद से हुइस्क जो है वो आपका वासिक का जो कश्मीर के शासक हैं उसमें आपका ये उत्तराधिकारी बना था। सबसे पहले इसमें आ जाएगा हुइस्क, ठीक है, 1 नंबर पे इसको लेंगे। फिर इसके बाद आपका आ जाएगा कनिष्क, कनिष्क द्वितीय हो जाएगा आपका। फिर देखिए इसके बाद से आपका ये 2 नंबर पे लेना है, और उसके बाद वासुदेव प्रथम, तब आएंगे द्वितीय। ये तो क्लियर है आपका। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। अब देखिए कालक्रम सजाइए, 3 1 2 4, 3 1 2 4 ऑप्शन ए पे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा ऋग वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी। तो बाल विवाह इसमें नहीं था ऋग वैदिक काल में। अगला है कि निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे कह रहे कि हड़प्पा के लोग तांबा खेतड़ी से आयात करते थे, ठीक है। ये हड़प्पा सभ्यता के तट था जो लोथल नगर था, बंदरगाह के रूप में लोथल नगर जाना जाता है, ये भी ठीक है। अनानागार हड़प्पा स्थल है, ये भी ठीक है आपका। अब कलिबंगन का अर्थ करा है काली मिट्टी का बर्तन नहीं, ये आपका गलत दे दिया। कलिबंगन का मतलब होता है, अर्थ होता है कि मतलब चूड़ी। बंगन मतलब, बंग मतलब क्या होता है आपका चूड़ी। तो ये काले रंग की बर्तन नहीं बल्कि काले रंग की आपका चूड़ी होना चाहिए था, ठीक है। तो ये आपका गलत है। चलिए अगला, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, कौन सा नहीं है सही, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, कर है कौटिल्य के अनुसार कंटक शोधन क्या थी। तो कंटक शोधन एक प्रकार का ये फौजदारी न्यायालय हुआ करता था, जिसका फौजदारी न्यायालय का उपनाम रखा है कौटिल्य ने अपना, कंटक शोधन। कौटिल्य का एक प्रसिद्ध पुस्तक है, आप सभी को कमेंट करके बताना है कौन सा है, वो बहुत बार क्वेश्चन आता है, इसलिए आप उसको कमेंट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस यात्री ने अपनी पुस्तक में विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा का, जो विजयनगर का प्रचलित सती प्रथा है वो किसने उल्लेख किया है। तो वो निकालो द कोंटी हो जाएगा आपका। वही आया था विजयनगर साम्राज्य का समय, ठीक है। और वहां पर कृष्णदेवराय प्रथम के शासनकाल में ये भारत में आया था, ये भी आता है क्वेश्चन, तो याद रखेंगे। ये प्रथम कृष्णदेवराय प्रथम जो थे उनके शासनकाल में निकोलो कोंटी आया हुआ था, ठीक है। जो एक इटली के यात्री था, इटली का ये निवासी था, ठीक है, आपका इटली का हो जाएगा। ये भी जाना पहचाना आपको लग रहा होगा। चलिए अगला देखते हैं, कह रहा है कि मुकासा किस प्रकार के दान थे। तो देखिए मुकासा एक क्या था कि जैसे किसी सैन्य को देना रहता था, सैन्य अधिकारी को अगर पैसा के बदले अगर कुछ देना है तो वो दिया जाता था मुकासा। मुकासा होता था एक भूमि जिसको कि मतलब एक बोल सकते हैं मासिक वेतन के रूप में, या फिर उसको उसके पैसे के बदले में दिया जाने वाला जागीर होता था। तो ये आपका भूमि से संबंधित था, जिसको कि मुकासा नाम दिया गया है, ठीक है। चलिए ये देखिए आपका किसके समय में था। तो ये मराठों के लिए ये यूज होता था मुकासा, ये उसी के समय का है। तो मराठों का एक और इस पे बात याद आ रहा है हमको कि मराठा में आता है 2 आपका पूछता है कौन सा, ये चौथ और सरदेशमुख क्या है, ठीक है। चौथ और सरदेशमुख क्या है, तो आपका कर लगता था, ठीक है। वो भूराजस्व आपका होता था, भूमि पे जो कर लगता था वो आपका होता था कर और चौथ और सरदेशमुख, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे को किस खदान से प्राप्त किया गया था। वो मिला था आपका गोलकुंडा से।
अगला क्वेश्चन है, प्रथम T20 क्रिकेट विश्व कप भारत ने 2007 में किस देश को हराकर जीता था? तो सबसे पहला वो पाकिस्तान को हराया था और 2007 में पहला विश्व कप T20 का जीत के अपने नाम किया था। अगला है कि मुस्लिम औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से पुकारते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, औरंगजेब को पीर इसलिए बोला गया है क्योंकि वो हमेशा सात्विक जीवन जिया था, इसलिए आपका औरंगजेब का सात्विक जीवन होने के कारण उसको जिंदा पीर बोला गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर है कि औरंगजेब के शासन काल में, ठीक है, नुक्स ए दिलकुशा नामक ग्रंथ किसने लिखी है? ये आपका भीमसेन द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें जो है आपको क्या मिला है? तो संघर्ष का वर्णन किया गया है, मुगल और मराठा के बीच में जो संघर्ष हुआ है, मुगल और मराठों के बीच में, उसी का इसमें वर्णन है, मराठों का संघर्ष का वर्णन है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित थे? तो पाश्चात्य दर्शन में इसका हो जाएगा राजा राम मोहन राय थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम लोग। कह रहे किस फ्रांसीसी ने 1673 में पांडिचेरी की नींव रखी थी? तो ये आपको फ्रैंको मार्टिन हो जाएगा पांडिचेरी का। अगला है कि वह अधिनियम जिसने कंपनी के निदेशकों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई थी, वो था आपका 1853 का चार्टर एक्ट। अगला देखते हैं, कह रहा है कि एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसमें आपका हो जाएगा हेनरी लुई विवियन डेरोजियो, जो कि आपका एकेडमिक एसोसिएशन के संस्थापक थे और ये यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक भी थे, ठीक है, हेनरी लुई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 राष्ट्रों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो यह था आपका लाहौर का अधिवेशन 1940। इसमें आपका 2 राष्ट्र का सिद्धांत प्रतिपादित हो गया था, भारत पाकिस्तान वाला जो बात है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में असत्य है? तो यहां पर कह रहा है कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, बिल्कुल सही है। 1907 में मुस्लिम लीग का गठन नहीं हुआ था, 1906 में हुआ था, ये क्लियर हो गया, गलत है आपका बी ऑप्शन। चलिए तो बाकी तो पढ़ने का कोई जरूरी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे किस गवर्नर जनरल के काल में प्राचीन इमारत संरक्षण एक्ट लागू हुआ था? यह दिन है आपका लॉर्ड कर्जन का, ठीक है, जो कि 1904 में पारित किया था। प्राचीन इमारत संरक्षण एक्ट 1904 हो जाएगा लॉर्ड कर्जन द्वारा। अगला देखिए कह रहा है व्हिटली आयोग, जैसे हंटर आयोग शिक्षा से है, वैसे पूछ रहा है आपका कि व्हिटली आयोग कमीशन किससे संबंधित था? तो ये आपका श्रम से संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं, यहां पर ध्यान देंगे हेनरी व्हिटली द्वारा इसको लागू किया गया था, इसलिए इसको व्हिटली आयोग कहा गया है। और यह लागू किया गया था कब? हेनरी व्हिटली द्वारा 1929 में इसको लागू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ नाम दिया हुआ है उपनाम और एक तरफ से इसका ग्रह दिया हुआ है, तो कौन सा ग्रह किस ग्रह का उपनाम है? तो देखिए हरा ग्रह है वो आपका ऋण का होता है, यहां पर आपका हो जाएगा 3 नंबर। छालेदार ग्रह मतलब वलयाकार जिसमें होता है वो कौन सा है? शनि हो जाएगा, आपका 4 नंबर ले लेंगे। फिर देखिए लाल ग्रह मंगल को बोलते हैं, और प्रातः या संध्या का तारा किसको बोलते हैं? वो शुक्र ग्रह हो जाएगा। तो 3 4 2 1 आपका 3 4 2 1 ऑप्शन सी दे रहा है, ठीक है, सी करेक्ट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है विस्तृत महाद्वीपीय मान तट पाया जाता है, वो आर्कटिक महासागर में पाया जाता है। विस्तृत महाद्वीपीय है आपका आर्कटिक महासागर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में लौह अयस्क उत्पादकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए सबसे ज्यादा कहाँ होता है आपका? चाइना में होता है, तो 1 नंबर पे तो चीन हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया होता है, फिर इसके बाद ब्राजील, उसके बाद से आपका भारत आएगा। तो यहाँ पर फुट के अनुसार करेंगे तो 3 1 2 4 3 1 2 4 ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। 23 नंबर है कि कोरी क्रीक स्थित है कहां पर? बहुत पुराना क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ। ये हो जाएगा कहां पड़ जाता है आपका? कोरी क्रीक कच्छ के रन में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है?
तो यहाँ पर हो जाएगा बटवा जनजाति कांगो बेसिन का है, ठीक है। फिर कह रहा है कि ये इन्यूट जो है मध्य एशिया का, ये आपका गलत हो जाएगा। इन्यूट आपका कहाँ पड़ जाता है? उत्तरी अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। यहाँ बी ऑप्शन मेरा गलत मिल गया, बाकी सी डी तो सही ही होगा क्योंकि एक ही ऑप्शन इसमें सही होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पेपर विनिर्माण उद्योग के लिए जाना जाता है? तो पेपर आपका जमुनानगर हो जाएगा, फिर आपका बिलारपुर हो जाएगा और एक रायगाड़ा हो जाएगा। सतना आपका प्रसिद्ध नहीं है। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 ऑप्शन 1 आपका करेक्ट है। चलिए 26 कर रहा है कि अटलांटिक महासागर का औसत गहराई कितनी है? तो आपका ये 3900 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि गोखुर झील को जाना जाता है और किन नामों से? तो इसको देखिए, गोखुर का नाम ये सब है, बिलबोंग, मोट झील और बुलर झील, ये सब आपका नाम है गोखुर झील का ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग पूछ रहा है, आपका नहर नहीं पूछ रहा है। अगर नहर पूछता तो मेरा हो जाता, ये सबसे व्यस्ततम जो है वो आपका कौन सा पाया जाता है? यहां पर हो जाएगा स्वेज नहर। चूंकि नहर नहीं हमसे पूछ रहा है इसलिए हम देखेंगे सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग। अगर नहर पूछता तो क्लियर है, स्वेज नहर ले लेते हैं आप लोग, लेकिन व्यस्ततम समुद्री मार्ग हो जाएगा आपका कौन सा? ये उत्तरी अटलांटिक महासागर का मार्ग, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, कर है 29 क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय जैविक अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? ये जैविक जो है अनुसंधान पड़ जाएगा लखनऊ में। अगला देखिए है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और कूट के अनुसार हमको बताना है कौन सा सही है। तो देखिए एक तरफ दिया हुआ है बांध और एक तरफ किस नदी पर है? तो देखिए तेलैया बांध आपका बराकर नदी पे हो जाएगा, फिर आपका पंचेत हिल झील जो है वो दामोदर नदी पे हो जाएगी, फिर देखिए आपका राणा प्रताप सागर हो जाएगा ये चंबल नदी पर, और एक बचा माता टीला बेतवा नदी पर। तो देखिए 4 नंबर में आपका हो जाएगा 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरा एक कयांत्रित चट्टान है, इसका मूल रूप क्या है? तो हीरा और ग्रेफाइट वो किसका अपरूप माना गया है? वो कार्बन का है। कार्बन मतलब कोयला हो जाएगा आपका, कोयला, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कौन सी नवीन पर्वत श्रृंखला है? देखिए अभी जो भारत के पर्वत बताए हैं उसमें आपको ये क्वेश्चन मिला होगा, नवीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सा है? आपका हिमालय हो जाएगा, और वलयाकार भी है वो हिमालय हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी सबसे कम पाई जाती है? पूरे भारत में आपका जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक है, लेकिन सबसे कम जो पाया जाता है वो किस राज्य में पाया जाता है? वो पूछ रहा है कम, तो सबसे कम आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों पर विचार प्राप्त किया गया है, मतलब किस संविधान से लिया गया ये पूछ रहा है आपका। तो ये रूस का हो जाएगा। तो यहाँ देखिए सोवियत समाजवादी गणतंत्र के संविधान से आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए 45 क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। कर रहा है आपका कि 35 है, भारतीय संविधान का 79वां जो है 79वां संशोधन अधिनियम 1999 संबंधित है, वो आपका किससे हो जाएगा? ये लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण से संबंधित है। 79 79वां, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रजातंत्र जनता की जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार होती है, यह कथन अब्राहम लिंकन द्वारा दिया गया था। तो कह रहा है यह भाषण, ये तो सबको पता होगा कि इनका मंतव्य ये कथन है अब्राहम लिंकन का, लेकिन यह पूछ रहे आपसे कि किस स्थान पर ये स्पीच दिए थे? तो आपका गेट्सबर्ग हो जाएगा, गेट्सबर्ग में इन्होंने ये बात कही थी। 37 है, निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद भारतीय संविधान के केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति विभाजन को विनियमित करता है? यह है अनुच्छेद 245 और 246। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली में आपका कह रहा है कि कार्यपालिका संवैधानिक अध्यक्ष एवं वास्तविक अध्यक्ष में विभाजित होती है, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 39 पे आते हैं। कह रहा है निम्नांकित में से किसने भारत में स्थानीय सरकारों के लिए ओम्बुड्समैन की स्थापना की सिफारिश की है? यह है आपका प्रशासनिक सुधार आयोग प्रथम। अगला क्वेश्चन,
कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समान संरक्षण के विषय में है। ये अनुच्छेद 14 किसके लिए है? कानून के समान संरक्षण करता है, उसके लिए है। तो इसका तात्पर्य इनमें से क्या क्या हो जाएगा? तो पहला है, किसी को स्वैच्छिक रूप से जीवन से वंचित नहीं कर सकते हैं, वो जैसा जीना चाहता है वो जी सकता है, वो अपना स्वेच्छा से जिएगा, ये आपका सही है। फिर कह रहे न्यायपालिका तक पहुंचने का समान अधिकार है, न्यायपालिका में भी सबको समान अधिकार दिया है, दोनों आपका कथन सही हो जाएगा। अगला है कि समान अपराध के लिए भिन्न भिन्न अथवा उच्च दंड न दिया जाना। यहाँ पर समान अपराध किया है एक ही का, लेकिन यहाँ कह रहा है भिन्न अथवा उच्च दंड नहीं दिया जा सकता। अगर सब किया है एक तरह तो सबको एक ही तरह की सजा दी जाएगी। ये भी आपका कहने का मतलब, इसका भी जो कथन है वो हम लोग बोल सकते हैं सही है। तो अगला देखते हैं, कह रहा है कि कानून के समक्ष जाति अथवा वर्ग विशेष के आदमियों का सम्मान होना। यह देखिए अनुच्छेद 14 में इसका वर्णन नहीं है, इसलिए हम लोग इसका ये जो है आपको इसमें नहीं ले सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग इसमें 1, 2 और 3 ले लेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में कुछ निर्देश जोड़े गए थे, 42वां में जोड़ा गया था। वह निर्देश इसमें से कौन कौन सा है? तो पहला है कि समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, ये भी प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी होगी, वन्य जीव सुरक्षा भी रहेगा इसमें। फिर विशेष परिस्थितियों में बाल श्रम का समर्थन नहीं किया जाएगा, बाल श्रम का ये तो निषेध है हमारे लिए। तो 1, 2 और 3 हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। 42 है कि वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है? तो इसमें आपका 39 से लेकर 39 तक उल्लेखित सिद्धांत जो है उसको प्राथमिकता दी गई है। आगे आते हैं, अब हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के महत्वपूर्ण साधनों में से एक कौन सा है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का इसमें मुख्य जो है वो हो जाएगा आपका जनमत संग्रह। ठीक है, आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। 44 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 सुनिश्चित करता है, उसमें वर्णन क्या है? तो यही है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण है आपका अनुच्छेद 330 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, 45 नंबर पे आ जाइए। कह रहा है कि जनहित याचिका का अर्थ क्या है? तो देखिए जनहित याचिका जो है वो हमारा कहता है कि समाज में हित के लिए सामाजिक होना चाहिए, मतलब वो पर्सनली नहीं होता है, सबसे पहली बात है। तो वो सामाजिक हित के लिए याचिका होना चाहिए या हित का याचिका होना चाहिए। अगला है कि आपका नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा करता हो, उसी को हम लोग जनहित याचिका बोलेंगे, ये भी आपका ठीक है। फिर देखिए आपका है कि अभिजात्य समूह को प्रतिनिधित्व देती हो, नहीं ये आपका नहीं होगा। न्यायिक प्रक्रिया में जनता का विश्वास इसमें होना चाहिए। ठीक है, ये भी हो जाएगा। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 46 क्वेश्चन है, कह रहा है कि विद्युत वाहक बल के शुद्ध मापन के लिए सर्वश्रेष्ठ यंत्र कौन सा है? बी वाला लिखा हुआ है, मतलब आपका विद्युत हो जाएगा, विद्युत वाहक बल। तो यहाँ पर सबसे इसके लिए कौन सा मापा जाता है विद्युत के लिए? तो आपका वोल्ट मीटर हो जाएगा। अगला है कि किसी गतिज ऊर्जा को दुगनी हो जाए तो संवेग में अनुपातिक परिवर्तन कितना होगा? ठीक है, तो देखिए गतिज ऊर्जा दुगना हो रहा है, मतलब कि फॉर्मूला क्या होता है? गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv², मतलब कि गतिज ऊर्जा दुगना हो रहा है तो v कितना आ जाएगा आपका √2 इफेक्टेड होगा, क्योंकि v हमारा संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी, केवल mv होता है, v² होता नहीं है। तो इसमें v का कंपेरिजन करेंगे तो दुगना कर रहा है, तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? v बराबर √2 हो जाएगा। तो अनुपातिक कितना हो जाएगा भाई? तो अनुपातिक हो जाएगा आपका √2। ठीक है, आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही 1/√2 नहीं लेंगे, चूंकि यहाँ पहले संवेग का पूछ रहा है, तो पहले आपका √2 आए। क्लियर? चलिए अगला है कि एक गतिमान विद्युत आवेश उत्पन्न क्या करेगा? तो जब देखिए कोई भी आवेश जो होता है हम लोग Q से उसको डिनोट करते हैं, तो वो क्या होता है कि जब भी गति करेगा तो आपका विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र हमेशा आपको वो छोड़ता है। ठीक है, चलिए आपका ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक नाभिकीय रिएक्टर क्रांतिक अवस्था में होगा जब न्यूट्रॉन पुनरुत्पादक गुणक है किसका?
तो आपका 1 होगा तो उसको हम लोग क्रांतिक अवस्था बोलते हैं। क्लियर है? जितना गया है उतना ही, मतलब 1 गुना हो, बढ़े नहीं। 1 गुना का मतलब कि जितना है उतना ही रहे, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रांतिक अवस्था। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर रहा है कि यदि एक दौड़ता हुआ लड़का एक घूमती हुई मेज पर कूदता है, घूम रहा है और उस पर कूद गया अचानक से, तो निम्न में से क्या संरक्षित होगा? तो हमेशा कोणीय वेग होगा। पिछले सेट में शायद ये क्वेश्चन आया हुआ था। कोणीय वेग हमेशा जो भी वस्तु घूमते रहती है उसमें आपका कुछ भी मास बदल जाए तो मतलब ये मेज था और मेज पर आकर बच्चा बैठ गया, मतलब इसका टोटल मास क्या हुआ? बढ़ गया, द्रव्यमान बढ़ गया, इसलिए इसका कोणीय जो संवेग होता है वो आपका संरक्षित रहता है हमेशा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक उपग्रह की पृथ्वी के समीप समीप कक्षीय चाल भी है, यदि इसकी चाल को 41.1% बढ़ा दी जाए तो आपका उपग्रह का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उपग्रह जो है वो क्या होगा कि अगर उसका स्पीड जो है बढ़ा दिया जाए 41.1%, तो वो क्या होगा कि पृथ्वी के कक्षा से निकलकर आपका चला जाएगा स्पेस में। ठीक है, स्पेस में चला जाएगा वो। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से प्रबलतम अम्ल कौन सा है? तो सबसे भाई डेंजर है वो है आपका, चूंकि आयन इसमें देखेंगे तो हमारा सबसे प्रबलतम अम्ल हो जाएगा किसका? तो यहां पर सबसे ज्यादा हो जाएगा आयोडीन वाला। ठीक है, आपका आयोडीन का हो जाएगा, उसके बाद से आपका ब्रोमीन, क्लोरीन और तब आपका फ्लोरीन वाला आएगा। ठीक है, लास्ट में आपका दुर्बल अम्ल कौन सा हो जाएगा इसमें? सबसे फ्लोरीन, और बाकी जो है आयोडीन वाला जो है सबसे प्रबल ले लेना है। ठीक है। चलिए अगला है कि किसी रेडियोधर्मी तत्व के औसत आयु काल का व्युत्क्रम हमेशा क्या होता है? तो देखिए रेडियोधर्मी तत्व के औसत आयु काल का व्युत्क्रम हम लोग उसको बोलते हैं विघटन स्थिरांक। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बहुलक नहीं है? तो यहां पर सेलोफोन जो है वो सेलोफोन आपका प्राकृतिक हो जाएगा, बाकी ये सब पॉलीथीन भी मानव द्वारा बनाया गया, पीवीसी भी और नायलॉन भी, ये सब कृत्रिम बहुलक है। अगला देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। कर है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन ऑक्साइड नहीं बनाता है? हाइड्रोजन आपका कौन कौन सा है? तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और यहाँ चारों जो है वो आपका आयोडीन ही दिया लिखा हुआ है। चारों का चारों आयोडीन श्रेणी में आता है, हाइड्रोजन श्रेणी में आता है। ठीक है, आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। ठीक है, ये 5 चारों दिया हुआ है, 4 हैं। अब इसमें देखिए आपसे पूछ रहा है कि हाइड्रोजन कौन सा इसमें ऑक्साइड नहीं बनाता है? तो F जो होता है, फ्लोरीन जो होता है, उसके साथ ऑक्साइड हमेशा नहीं बनाता, बाकी सब बनाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में नहीं किया जाता है? तो देखिए इसमें आपका ट्राइनाइट्रोटोलुएन TNT किया ही जाता है। फिर आपको ट्राइनाइट्रोजन बेंजीन भी होता है, पिक्रिक एसिड भी होता है। फिर आपका एक ही बच गया नाइट्रोबेंजीन, इसका यूज नहीं करते हम लोग विस्फोटक के रूप में। अगला है कि वे गुणसूत्र जो जीवों के कायिक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं हम लोग। अगला है देखिए कि सामान्य रूप से रोटी कवक जो होता है, जो फंगस लग जाते हैं हमारे, तो करे ब्रेड माउल्ट्स है, वो क्या होता है एक तरह का, उसको हम लोग बोलते हैं राइजोपस। ठीक है। अगला देखिए लवणीय स्थान में रहने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो देखिए या तो इसको हम लोग हेलोफाइटा बोलते हैं इंग्लिश में, और यहाँ पर आपका चूंकि हिंदी में लिखा हुआ है तो ये लवण में पैदा हो रहा है, तो क्या नाम देंगे इसको हम लोग? लवणोद भी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा नामक जीवाणु कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका नाक और गले में पाया जाता है। अगला है कि हमारे दांत और पनपते जीवाणु कौन सा पदार्थ उत्पन्न कर दांतों में धब्बे बनाते हैं? तो ये आपके डेंटिस्ट से इसको जोड़ लेंगे तो आपका हो जाएगा डेक्स्ट्रॉन्स। आपका एक और है लेकिन याद रखने के लिए हम लोग याद रखेंगे कि ये जो है डेक्स्ट्रॉन्स हो जाएगा, डेंटिस्ट से जोड़ देंगे इसको। ठीक है, दांतों का होता है तो दांतों में धब्बे बनाता है, उसको हम लोग बोलेंगे डेक्स्ट्रॉन्स। ठीक है। अगला देखिए कह रहा है कि मम्पस नामक रोग शरीर के कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो ये आपका लार ग्रंथि में इसका जो है इफेक्ट होता है। अगला देखिए सुमेलित करना है और इसमें जो बताना है फिर आपका कूट कौन सा होगा।
तो यहाँ पर देखेंगे तो किसके लिए कौन सा यूज कर सकते हैं हम लोग, ऑप्टिकल फाइबर है, एक्सरे है, फिर पॉजिट्रॉन है, फिर आपका अल्ट्रासोनिक्स है। तो अल्ट्रासोनिक्स किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, तो एंडोस्कोपी हो जाएगा इसमें। फिर देखिए आपका पॉजिट्रॉन जो है उसका हम लोग यूज करते हैं ब्रेन स्कैनिंग के लिए, ब्रेन स्कैनिंग हो जाएगा। एक्सरे जो है वो आपका हम लोग बॉडी आपका ये बॉडी का हर पार्ट इससे हम लोग एक्सरे से देख सकते हैं, तो ये आपका होल बॉडी स्कैन हो जाएगा। फिर ऑप्टिकल फाइबर जो है वो आपका एब्डोमिनम जो हमारा पेट के अंदर की चीज होती है उसको हम लोग ऑप्टिकल फाइबर से देख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 3। तो इस तरह से मिलाएंगे तो 4 1 2 4 1 2 3 4 1 2 3 आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि कीटों के काटने के कारण होने वाला रोग क्या बोलते हैं। तो देखिए कीड़ा है, तो कीड़ों के काटने के कारण जो रोग होता है उसको हम लोग बोलते हैं मलेरिया। क्योंकि इसमें जो है और तो कोई ऑप्शन होगा नहीं, आपका हो जाएगा मलेरिया आपका, क्योंकि वो क्या होता है, एक मच्छर होता है, तो हम लोग उसको कीट के श्रेणी में या कीड़ा के श्रेणी में रखेंगे। चलिए अगला देखिए है कि बातोन्माद अर्थात हिस्टीरिया जो है वो करा सामान्यतः पाया जाता है किसमें, तो यह केवल स्त्रियों में, जवान स्त्रियों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ओरल रिहाइड्रेशन विलयन, जिसको हम लोग ORS बोलते हैं शॉर्ट में, तो इसका प्रयोग किस रोग में लिया जाता है। तो देखिए जब डिहाइड्रेशन हो जाता है ज़्यादातर तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब दस्त ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, ORS का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि प्रतिरक्षी की प्रक्रिया जो है वो विकसित करती है, तो ये हो जाएगा आपका कृत्रिम प्रतिरक्षा। ठीक है, अगला है कि व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो है यूएन स्थित है कहाँ पर आपका, मतलब ध्यान देंगे व्यापार और विकास संयुक्त राष्ट्र का जो है वो कहाँ आपका स्थित है, ये जनेवा हो जाएगी। लगभग इसका सभी जनेवा हो जाएगा। तो इसका भी एक आपको सेट दे दूंगा, मुख्यालय किसका कहाँ है, शायद मैंने इसका वीडियो पहले भी दिया हुआ है, आप जाकर वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। चलिए अगला देखिए, करें कि अनुचित व्यापार व्यवहार किस में शामिल किया जाता है। ये ले लेंगे हम लोग MRTP एक्ट के अंतर्गत, मतलब मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट हो जाएगा। अगला है कि स्वरोजगार के लिए गरीबी रोधी कार्यक्रम कौन सा था, तो इसमें हो जाएगा आपका IRDP, मतलब कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। अगला है कि RBI का लेखा वर्ष कब से कब, बहुत बढ़िया, या क्वेश्चन हमेशा ध्यान में रखिएगा भाई लोग कि देखिए ये जो था पहले कब से कब तक था, तो ये अप्रैल से लेखा वर्ष, यहाँ पर तो आपका कंफ्यूजन वाला बात है। तो देखिए लेखा वर्ष जो होगा वो होगा कहाँ से कहाँ तक, अप्रैल टू मार्च चलता है लेखा वर्ष। ठीक है, और ध्यान देंगे कि यही आ गया अगर आपका वित्तीय वर्ष, तो वित्तीय वर्ष होता है जुलाई से जून तक। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग कि हमसे लेखा वर्ष पूछ रहा है या फिर वित्तीय वर्ष पूछ रहा है, ये बहुत ही टॉपिकल बात है। अगर वित्तीय पूछा तो जुलाई टू जून ले लेंगे, और लेखा वर्ष पूछेगा तो आपका अप्रैल से मार्च हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला देखते हैं। कह रहे हैं आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक आय का स्रोत नहीं है। तो सार्वजनिक आय में कौन सा नहीं आएगा, आपका हो जाएगा इसमें उपादान हम लोग नहीं लेंगे, बाकी इसमें हो सकता है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में युग्मों पर विचार कीजिए, उसके बाद इसमें सही सुमेलित कौन सा है, उसके बाद हमको इसमें कूट देखते हैं। तो कह रहा है कि नाइकोरिक जीवमंडल रिजर्व जो है वो गारो पहाड़ियों में है, ये आपका ठीक है। दूसरा है आपका लोकटक झील पाया जाता है आपका बरैल क्षेत्र में, देखिए मणिपुर में पाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा, ये तो लेंगे नहीं हम लोग। फिर देखिए नामदफा राष्ट्रीय, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, तो डाफला पहाड़ी उधर है नहीं आपका, इसमें नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि डाफला पहाड़ी पड़ जाता है असम के क्षेत्र में भी और अरुणाचल प्रदेश के सीमा पर भी, तो ये आपका नहीं लेंगे हम लोग, इसको भी हटा देते हैं। चूंकि ये नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मेरा केवल एक ही मिला, तो ये ऑप्शन ले लेंगे। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि
भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा होशंगाबाद मध्य प्रदेश से। ठीक है, मिट्टी बचाओ आपका होशंगाबाद मध्य प्रदेश का है आंदोलन। अगला है कि निम्नलिखित पर विचार करना है और इसमें बताना है कि उत्सर्जन उष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन से उत्सर्जित इसमें कौन कौन से होते हैं। तो इसमें देखिए, चूंकि जब कार्बन पाया जाता है तो उसमें सल्फर भी पाया जाता है, नाइट्रोजन भी पाया जाता है। तो यहाँ पर भाई सब चीज पाया जाता ही है। कार्बन तो कार्बन का खुद कोयला खजाना ही है। तो यहाँ पर इसमें कौन कौन सा हो जाएगा? कोयला दहन से उत्सर्जित में आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी हो जाएगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के भी ऑक्साइड हो जाएंगे, तीनों हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन 1, 2 और 3 डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। 26 देखिए करा है कि स्वचालित वाहनों से निकलने वाली गैसों के प्रकाश रासायनिक परिवर्तन द्वारा प्रदूषक उत्पन्न होते हैं। तो उसमें आपका ओजोन और पेन होता है। ठीक है, ये पेन मतलब होता है कि पेरो एसिटिलीन नाइट्रेट होता है। ठीक है, तो आपका ओजोन और पेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं, उसको बोलेंगे हम लोग एंथ्रोपेजोनिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि गोविंद अपनी पत्नी श्यामा से 3 वर्ष बड़ा है और अपने बेटी जो है राधा से कह रहा है कि ये 3 साल और अपने बेटे रघु की आयु का कह रहा है 4 है। यदि रघु की आयु 3 वर्ष बाद 15 वर्ष हो जाती है तो श्यामा की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो देखिए यहाँ ध्यान देंगे तो गोविंद और उसकी पत्नी है, गोविंद और उसकी पत्नी श्यामा जो है वो आपका कितना का अंतर है? 3 साल का अंतर है। मतलब G माइनस एस बराबर कितना हो जाएगा? 3। अब कह रहा है कि श्यामा से 3 साल बड़ा है। अब देखिए इसका जो है 3 साल अंतर ले लिए। फिर कह रहा है कि अपने बेटी रघु की आयु का 4 है। तो देखिए रघु की आयु का 4 कौन है? गोविंद है। ठीक है, माने गोविंद बराबर क्या है? 4 रघु लिख लेते हैं। अब कह रहा है कि यदि रघु की आयु 3 वर्ष बाद 15 वर्ष हो जाती है, मतलब 3 वर्ष बाद 15 वर्ष हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि वो 3 साल इसमें से हम लोग कम करेंगे तो अभी का पता लग जाएगा, मतलब कि वो 12 साल का है। कौन? रघु अगर 12 साल का है तो गोविंद का आयु कितना निकल जाएगा वर्तमान में? तो 12 गुने 4 मतलब 12 चौके 48 आ गया किसका? गोविंद का आयु। ठीक है, गोविंद का आयु 48 निकाल लिए। तो हमसे पूछ कर रहा है कि श्यामा की वर्तमान आयु, तो दोनों का अंतर कितना है? घटाने पे आना चाहिए 3। तो 48 में से कितना घटाएंगे या फिर 48 यहाँ वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा? श्यामा का वैल्यू 45। देखिए आपका ऑप्शन डी दे रहा है। क्लियर है? अगला देखिए कर रहा है कि 4 अभाज्य संख्याएं हैं। कह रहा है कि प्रथम 3 का गुणनफल है 385 और अंतिम 3 का गुणनफल है 1001। ठीक है, अंतिम 3 का कितना है? 1001 है। तो पूछ रहा है प्रथम तथा अंतिम संख्या क्रमशः कौन सा होगा? तो देखिए 4 आपका कह रहा है मतलब 3 बीच में 1 आएगा। तो फैक्टर यहाँ पर देखिए अभाज्य संख्या कौन कौन सा ले लेंगे, क्योंकि यहाँ देखेंगे 385 है तो सबसे पहले तो आपका 5 1 होगा ही होगा। ठीक है, 5 के बाद आपका आता है 7 11, फिर आपका आता है कौन सा? 13। तो 4 अभाज्य तो ले लिए, चूंकि 5 है तो बिना 385 का तो आपका 5 आएगा नहीं, लास्ट में 5 रहना ही रहना है। तो एक तो 5 हो जाएगा, फिर आप 7 11 गुना करके देखिए आपका आ जाएगा 11 7 77 और 77 आपका हो गया 385 गुना करेंगे। प्रथम 3 को गुना किए तो आपका 385 और अंतिम 3 का गुना कर लीजिए तो 3 एकम 3 7 21 मतलब 1001 आपका ये भी आ जाएगा। तो प्रथम तथा अंतिम संख्या कौन सा होगा? तो प्रथम 5 और अंतिम 13 हो जाएगा। 5 और 13 ऑप्शन आपका बी ले लेना है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। करें एक मेज का अंकित मूल्य कितना है? 2000 रुपये, जो उसके क्रय मूल्य से कितना है? 25% है। मतलब कि ध्यान देंगे तो 125% बराबर कितना दिया हुआ है? 2000 रुपया। मतलब 25% इसके क्रय मूल्य से ज्यादा है, मतलब 125% है। तो कह रहा है कि 125% बराबर हो गया 2000 रुपये। तो इसका हम लोग पहले क्या करते हैं? क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। ठीक है, कि उसका एक्चुअली में कीमत कितना था। ठीक है, तो देखिए कीमत निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 100% पर लेकर चल रहे हैं तो इसको हम लोग लिख लेंगे 2000 इंटू ये हो जाएगा कितना आपका 100 और बाई 125।
चलिए डिवाइड करते हैं, 25 चौका 100, 25 पाँच 125 और 5 से ये चल जाएगा 5 चौका 20 मतलब 0। 4 चौके कितना का ये सामान लिया था, 1600 रुपए का ये सामान लिया है। ठीक है भाई, 1600 रुपए का ये सामान खरीदा। अब देखिए 1600 रुपए का जब सामान खरीदा और कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 8% डिस्काउंट दे रहा है, तो अंकित मूल्य कितना है इसका 2000 रुपया। अब 2000 पे 8% डिस्काउंट देगा तो 2000 का 8% कितना हो जाएगा, 8 दूनी का 1600 रुपया। ये क्या कर रहा है आपका, तो ये 160 रुपया। यहाँ पर 8% डिस्काउंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 160 रुपया। तो पूछ रहा है कि उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा, तो 8% डिस्काउंट का मतलब 160। तो 2000 में से यहाँ लिख दे, कहाँ लिख दे, आपको यहाँ लिखते हैं। ठीक है, 2000 में से अब 160 घटा लीजिए। ठीक है, कितना आएगा आपका, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, इसको हम लोग रखते हैं अभी, इसका आ जाएगा कितना, तो 0 का 0, 4 6 4 10 40 हो गया और आपका ये हो गया 1840 रुपया। अब देखिए ये खरीदा था 1600 रुपया में और बीच कितना में रहा 1840 में, मतलब इसका प्रॉफिट कितना हो गया 240 बाई 1600 और गुना आपका कितना प्रतिशत पूछ रहा है लाभ, तो हम लोग कर लेंगे 100। तो 2 0 से 2 0, अब इसको 4 से ले जाइए, 4 से कितना हो जाएगा, 4 6 के 24 और ये 0, तो ये मतलब आपका कट गया सीधा सीधी 15 बार में, तो 15% आपका लाभ हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि n एक पूर्णांक संख्या है, मतलब कि ये जो n है वो पूर्णांक हो जाएगा। कह रहा है कि उसके अंकों का योग जो है, उसके अंकों का योग 2 है। तो देखिए पूर्णांक संख्या तो 2 होने का मतलब कि यह 1 और 1 हो सकता है, जोड़ेंगे तो इसका n का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, या फिर 1 0 भी हो सकता है, इसको सॉरी 2 0 भी हो सकता है, 2 0 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 11 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ये 10 के पावर 10 के बीच में पड़ेगा कौन सा n, और 10 के पावर 11 के बीच में होना चाहिए n। तो पूछ रहा है कि भिन्न मानों की संख्या क्या होगी, विभिन्न मानों की संख्या क्या होगी। ध्यान देंगे यहाँ पर 11 के पावर तो n के लिए पूछ रहा है कि इसमें कौन सा हम लोग रख सकते हैं। तो देखिए कह रहा है इसका योग 2 है, तो ये तो होगा नहीं आपका, c और d तो ऐसे ही कट गया, ये 9 और 8 है, इसको जोड़ेंगे तो आपका 2 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो आपका 2 आएगा। अब ध्यान दीजिए इसका देखेंगे आपका ऑप्शन, तो इसमें क्या है कि कह रहा है कि ये जो है 10 के पावर 11 के कम होना चाहिए और 10 के पावर 10 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो 10 के पावर 10 करेंगे तो यहाँ पर कौन सा ले सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या है, तो देखिए यहाँ पर अंक जब करेंगे अंकों का योग 2 आएगा, तो इस सब को जोड़ेंगे 10 के पावर 10 करेंगे तो 1 के पावर कितना ले लेंगे, तो 1 के पावर 0 0 0 0 चलते चला जाएगा। तो हमारा जब भी पॉसिबिलिटी बनेगा वो किस पे आएगा, 1 का करेंगे तभी जाकर ये बन सकता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो एकदम संख्या आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये गेसिंग ज़्यादा हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 82 नंबर पे आएंगे, मैथ का है, थोड़ा सा यहाँ जगह के अभाव में थोड़ा सा और इधर उधर हो जाता है, तो आपको समझना है कि मैं कौन सा अभी लिख रहा हूँ। अब तो मैथ लगता नहीं है होगा, लेकिन एक क्वेश्चन अभी और है। ठीक है, मिश्रण का ये क्वेश्चन है। कह रहा है एक दूध वाला 30 लीटर पानी और 70 लीटर दूध का मिश्रण करता है। इस मिश्रण का 1/4 हिस्सा बेचने पर उसे जितना मिश्रण बेचा है उतना ही पानी बचे हुए हैं। तो देखिए 70 लीटर दूध है, 70 लीटर दूध का और 30 लीटर पानी का है, तो कितना है उसके पास, कुल 100 लीटर है। ठीक है, 100 लीटर का 1/4 अगर बेच देता है, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ऊपर जगह रखेंगे, ऊपर ही बना लेते हैं इसको हम लोग। देखिए यहाँ पर उसके पास 70 लीटर ये हो गया और 30 लीटर पानी हो गया, 70 और 30, उसके पास कितना लीटर है, टोटल 100 लीटर है। तो मिश्रण का 1/4 हिस्सा बेच देता है, मतलब 100 का 1/4 बेच दिया, कितना बेच दिया, 25 चौका 100, मतलब कि ये 25 लीटर बेच दिया। 25 लीटर क्या किया, ये आपका 25 लीटर सेल कर दिया, बेच दिया। 25 लीटर सेल करने के बाद अब उसके पास कितना है, 75 लीटर शेष है।
अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं तो कह रहा है कि उस मिश्रण का बेचने के बाद कह रहा है कि जितना मिश्रण बेचा है उतना ही पानी बचे हुए हैं। मतलब कि देखिए अगर वो 25 लीटर बेचता है तो 25 लीटर बेचता है, मतलब पानी भी कितना बचा हुआ है आपका 25 लीटर बचा हुआ है। शुरू में कितना था आपका 30 लीटर बचा हुआ था। तो कहने का मतलब अब कितना पानी बचा हुआ है, पानी शेष है अब 75 लीटर शेष बचा इसका का चीज टोटल। उसमें से कह रहा है कि पानी बचा हुआ है कितना, जितना बेच दिया है, मतलब 25 लीटर इसमें क्या है 25 लीटर शेष जल है, शेष जल है। तो आगे आपसे क्या पूछ रहा है कि बचे उतने ही बचे हुए मिश्रण में डाल देता है। जितना मिश्रण बेचा है उतना ही पानी बेचे हुए मिश्रण में डाल देता है। तो अंतिम मिश्रण में पानी का दूध से कितना अनुपात होगा। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही इजी है, चूंकि यहाँ हम लोग देखना है, यहाँ बनाने के लिए जगह रखे हैं। तो देखिए यहाँ पर अब 25% जल बचा। अब कह रहा है कि मिश्रण बेचा है उतना ही पानी बेचे हुए कितना बेचा है भाई 25 लीटर बेचा है, 25 लीटर बेचा है। तो कह रहा है बेचे हुए मिश्रण में डाल देता है। तो देखिए मिश्रण में डालेगा बचे हुए हो जाएगा, बचे हुए नहीं बेचे हुए बोल रहे हैं। तो पानी आपके पास कितना डाल रहा है, जितना मिश्रण बेचा वो उतना ही डाल दिया, मतलब 25 लीटर बेचा तो 75 लीटर उसके पास बचा हुआ था। फिर क्या किया इसमें 25 लीटर और डाल दिया, तो 25 लीटर इसमें डके पानी फिर से डाल दिया। तो 25 लीटर पहले से बचा हुआ था, अब इसमें 25 लीटर और क्या किया पानी फिर से डाल दिया। तो अब मिश्रण कितना हो गया, मिश्रण में डाल दिया तो कितना हो गया आपका 75 और 25 कितना लीटर हो गया, इसमें फिर से आपका हो गया 100 लीटर हो गया। ठीक है, अब 100 लीटर का फिर से मिश्रण बना। लेकिन अब देखेंगे तो 25 लीटर इसमें आपका क्या था, ये जल का नहीं बात कर रहा था, इसको हम लोग हटा देते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि 25 लीटर डाला तो 100 लीटर हो गया। अब कह रहा है कि मिश्रण में डाल देता है तो अंतिम मिश्रण में पानी का दूध से कितना। अब इसमें पूछ रहा है कि अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमारा कितना पहले निकालेंगे, पहले वाला में अब अनुपात निकालेंगे, 25 लीटर और जोड़ने के बाद फिर अनुपात निकालना पड़ेगा। यहाँ अनुपात पूछ रहा था, हम बचे हुए सोच लिए थे, इसलिए ये चीज़ का तो कोई वैल्यू है नहीं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग आते हैं, पहले रेशियो निकालेंगे। अब रेशियो निकालना पड़ेगा। तो देखिए मिश्रण में अगर निकालना है तो कितना हो जाएगा, चूंकि 75 लीटर आपका बचा हुआ था, 25 लीटर में 75 लीटर इसका टोटल बचा, तो 75 में आपका कितना ले लेंगे, रेशियो निकालते हैं अगर हम लोग किसका, दूध की मात्रा का। तो दूध कितना है आपका, दूध है 7, दूध है आपका कितना, तो 7 अनुपात में हो जाएगा। ये 3 अनुपात में है और ये 7 अनुपात में है। तो यहाँ पर हो जाएगा दूध का निकालेंगे तो 7 और दोनों को जोड़ देंगे 7 3 10, कितना आ जाएगा इसको करेंगे तो 7 5 35 और 49, यहाँ हो जाएगा 52.49 52.5 लीटर आपका दूध हो गया। ये क्या आ गया, दूध। उसी तरह से फिर आपका पानी निकालेंगे तो पानी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 75 की जगह पर पानी कितना है, पानी है आपका 25। तो यहाँ पर इसको निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, 25 में आपका 25 में इसका रेशियो है 3 का, तो 25 में आपका करेंगे हो जाएगा 75 शेष मिश्रण में आपका निकालेंगे तो हो जाएगा 22.5 22.5 हो गया। टोटल जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 75 लीटर। तो यहाँ पर 22.5 हो गया पानी। अब कह रहा है कि नया मिश्रण में अब हमको पूछ रहा है कि क्या होगा, चूंकि पहले का तो रेशियो निकाल लिए हम लोग, कितना है 22.5। अब इसमें निकालेंगे तो फिर कह रहा है कि 25 लीटर जोड़ दिया, 25 लीटर पानी फिर से डाला है, बेचा जितना बेचा है उतना फेंटा है। तो 22.5 में फिर कितना जोड़ लेंगे हम लोग 25, तो कितना आ जाएगा 22.5 में 25 जोड़ेंगे तो 4 2 मतलब 47.5 आ जाएगा। ठीक है, 47.5 आ गया। ये इतना लीटर जो है आपका 47.5, इसको देख लीजिए 47.5 जो है आपका हो गया। ये इसका मिश्रण नया पानी हो गया, इसमें नया वाला और ये पुराना वाला है। तो अब हमसे यही पूछ रहा था कि इसका रेशियो कितना होगा दूध और पानी का। तो अभी कितना हो गया 47.5 हो गया पानी, और पहले दूध कितना था 52.5, तो 52.5 का रेशियो निकाल लेंगे। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, कैलकुलेशन कीजिए आपका कितना बार में चला जाएगा। तो यहाँ से आप घटाते हम लोग 5 से ले जाएंगे
पहले छोटा करते हैं पहले इसको हम लोग, तो 5 से ये हो जाएगा 105, ठीक है। फिर यहाँ से जाएगा आपका जो ये 25 से कट जाएगा, देखिए इसके लास्ट में भी 25 से कट रहा है, इसके में तो डायरेक्ट 25 से कटाते हैं हम लोग, तो 25 से कटाएंगे कितना हो जाएगा 25 दूनी का 50 और 25 से कम 25, और ये हो जाएगा आपका 25 से कम और 25 नवा 19/21 आया। 19/21 देखते हैं ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा। थोड़ा सा ये जटिल क्वेश्चन था, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर 19/21 ऑप्शन बी आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर पे फटाफट से। कह रहा है कि बिहार में स्फूर परियोजना का संबंध किससे है। देखिए जो मैथ जानते होंगे वीडियो को स्किप करके देख लीजिएगा प्लीज़। और यहाँ पर चूंकि बहुत लोगों को मैथ अलग बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो इसलिए मैथ का भी हम सोल्यूशन आपके लिए लाए थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है स्फूर परियोजना का संबंध किससे है, तो ये देखिए नगर निगम से है, ठीक है। बिहार में है आपका नगर निगम के लिए चलाया गया योजना स्फूर है। अगला है कि जिलों में कह रहा है कि 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है। बिहार में हुआ है आपका मधेपुरा में सर्वाधिक। अगला है कि मुकुंदपुर CM2 का संबंध किससे है। मुकुंदपुरा जो है CM2 वो जुड़ा हुआ है आपका उल्कापिंड से। अगला देखिए है कि दीपोर बिल के सामुदायिक मत्स्यदन के प्रतिबंध लगाया गया। कह रहा है दीपोर बिल किस राज्य में स्थित है, आपका असम हो जाएगा। मत्स्य के लिए वो भी जाना जाता है असम ऐसे भी। अगला है कि भारत में स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित पहले एयर ड्रॉपबेल कंटेनर का क्या नाम है, यह है आपका सहायक NG। नेक्स्ट है आपका देखिए 88 का नवगठित राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है। नया इसका ये किया गया है 2020 में, तो ये हो जाएगा आपका कौन थे उस समय, सुरेश चंद्र शर्मा हो जाएंगे। अगला है कि अक्टूबर 2020 में सुरक्षा कवच अभ्यास, सुरक्षा कवच कहाँ किया गया, तो ये हो जाएगा आपका पुणे महाराष्ट्र में। अगला देखिए 90 नंबर है कि केंद्र सरकार द्वारा भारत में तापेदिक रोग को समाप्त करने का, अर्थात जिसको हम लोग टीबी बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस, कह रोग का समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, आपका 2025 हो जाएगा। अगला है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम किन 2 पत्रकारों को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये देखिए मिला है किसको, तो मारिया रेसा और दामित्री मुराटोवा को, ठीक है। नोबेल पढ़ के ही जाइएगा, नोबेल से क्वेश्चन आ सकता है। अगला देखिए है कि T20 विश्व कप का खिताब सर्वाधिक बार किस टीम ने जीता है। सबसे अधिक वेस्ट इंडीज को ये ख्याति प्राप्त है। अगला है कि क्रॉनिकल्स फॉर्म द लैंड ऑफ हैप्पीएस्ट पीपल अर्थ नामक पुस्तक के लेखक कौन है, आपको बोलो सोयांकी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका PDF देखिए आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर मेरे, तो वहां से आप जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए 94 देखिए, कह रहा है किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ऑपरेशन सतर्क नाम से एक गश्ती की अभियान शुरू किया है। ये दिल्ली सरकार का हो जाएगा ऑपरेशन सतर्क। अगला है कि किस राज्य के कन्याकुमारी लौंग को, कन्याकुमारी का जो है लौंग उसको GI टैग प्रदान किया गया है, कहाँ का है, वो आपका तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि बधुकुंभा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। आंसर की आपको ये टेलीग्राम के साथ दे दिया जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा, लेकिन वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो बताई जाती है। बथुकंबा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका तेलंगाना। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया इसलिए फटाफट से चलेंगे। चलिए अगला है कि ये भौतिक में 2021 का नोबेल पुरस्कार के विजेता किन्हें नामित किया गया है भाई, तो यहाँ पर देखेंगे हमारा भौतिक के लिए दिया गया किसको किसको है, तो 3 नाम मिलेगा आपको। ऑप्शन में तीनों का तीनों दिया हुआ है, हमने सोचा था कि उपरोक्त सभी दिया हुआ होगा, तो यहाँ पर हो जाएंगे किनको, मनवावे, हेल्समैन और आपका पेरिसिक, आपका जॉर्जियो पेरिसिक ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। 98 है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2021 का जो लॉन्च हुआ इसमें भारत का स्थान कौन सा है, आपका 101 नंबर पे मिला है हंगर। अगला है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी है, वह है आपको फातिमा बानो। और अंतिम क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया ने T20 क्रिकेट विश्व कप 2021 का खिताब जीता, साथ ही कुल कितने ICC ट्रॉफी जीतने में सफलता हासिल
की है। तो इसने अब तक आईसीसी का 8 ट्रॉफियां जीत ली है, मतलब कि आपका T20 या फिर वनडे श्रृंखला का या विश्व कप जो होता है उसका कुल आपका 8 श्रृंखलाएं ऑस्ट्रेलिया ने जीती है। तो बस मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई अच्छे से करें, क्योंकि समय बहुत कम है। 10 दिन में हम चाहेंगे कि जितने अधिक से अधिक चीज़ आपको कवर करा सकें। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।